Hello and welcome back once again in another session of accountancy. देखिए हम लेजर अकाउंट्स में ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कवर कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 13.52 पर हमारे पास अवेलेबल था, जिसमें मैंने आपको किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास की जानी चाहिए, मतलब एक तरीके से हमारी रिवीजन हुई थी जर्नल एंट्रीज की। देन लेजर अकाउंट्स में इसकी पोस्टिंग करना भी हमने सीखा, और लास्ट सेशन जो आपको लेजर अकाउंट्स का प्रोवाइड किया गया था, जिसका लिंक अर्लियर सभी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अवेलेबल करवाए गए हैं, ये बैलेंसिंग करना भी हमने सीख लिया था। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहा होगा। आज हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना सीखेंगे। देखो, वैसे तो ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड अलग से एक चैप्टर है जो कि इस लेजर अकाउंट्स के बाद नेक्स्ट ही सब्सिक्वेंट चैप्टर है, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर भी कहा हुआ है, तो आज हम हल्का सा सबसे पहले एक ओवरव्यू लेंगे कि लेजर अकाउंट्स के बाद जो ये ट्रायल बैलेंस हमें बनाने के लिए कहा गया है ये होता क्या है, ताकि हमें इसका एक हल्का सा मीनिंग क्लियर हो जाए। और रेस्ट जो इसका डिटेल है वो सब हम जब ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर कवर करेंगे तो कवर करेंगे। तो चलिए आइए फटाफट से देखते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है। देखिए, ट्रायल बैलेंस इज दी समरी ऑफ दी बैलेंसेज। अब देखो, यहां मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि कौन से वाले बैलेंसेज। ये वो बैलेंसेज जो बैलेंस बीडी बनकर हमारे पास आते हैं। कौन से वाले? नए, मतलब जो भी हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। हमने बैलेंसिंग करनी सीखी थी ना, हम निकालते थे ना कि बैलेंस सीडी निकलेगा कोई भी साइड पर, और उसके बाद बैलेंस बीडी निकलेगा। ये हम पढ़ चुके हैं कि किसका बैलेंस बीडी या सीडी किस साइड पर हो सकता है। वो डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस वाला कंसेप्ट हम समझ चुके हैं कि एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ये कंसेप्ट आपको समझाया जा चुका है। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो लेजर अकाउंट्स के जरिए जो डिफरेंट बैलेंस बीडीज निकलते हैं, ब्रॉड डाउन्स निकलते हैं, उनका एक सारांश होता है, उनकी एक समरी होती है। तो इट इज द समरी ऑफ द बैलेंसेज ऑफ द वेरियस लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ फर्म या बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ अ फर्म। अब आगे देखिए आपको क्या बताया जा रहा है। डेबिट बैलेंस, यही एक क्रक्स है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, यही एक मेन रूल है कि जो डेबिट बैलेंस यानी कि जो टू बैलेंस बीडी की फॉर्म में उतरता था। डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड पर उतरना हुआ ना, और हमने क्या पढ़ा है, एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है, और डेबिट वाली साइड्स के आगे हम टू वर्ड लगाते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको हिंट में टू बैलेंस बीडी लिखा है। और क्रेडिट वाला अगर है तो उसके आगे क्या लिखा होता है, वर्ड बाय लिखा होता है। तो क्रेडिट बैलेंस के लिए मैंने यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी लिखा है। अब देखते हैं कि इनको लेकर हमें बताया क्या हुआ है। देखिए, अगर हमें लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग करने के बाद कोई डेबिट बैलेंस निकल रहा है, यानी कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर निकल रहा है, तो इसे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर लिख दिया जाएगा, या डेबिट वाला कॉलम जो बना हुआ है उसमें लिख दिया जाएगा। और अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है तो उसे ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड यानी कि क्रेडिट कॉलम शो करने वाले, क्रेडिट बैलेंसेस शो करने वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा। अब इट इज अ टूल ऑफ चेकिंग, इट इज अ टूल ऑफ चेकिंग या इट इज अ टूल टू चेक दी अर्थमेटिक एक्यूरेसी। अब अर्थमेटिक एक्यूरेसी का मतलब क्या है? अगर आपको याद हो तो हमने ये सीखा था जब हमने जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट किया था, तो हम ये करते थे कि जब एक पेज की जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं तो हम डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का टोटल लगाते होते थे, और मैंने आपको ये कहा था कि ये टोटल बराबर आने चाहिए। क्यों? क्योंकि डुअल एस्पेक्ट हम फॉलो करते हैं, जो कि ये कहता है कि जितना अमाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, जितने अमाउंट्स थ्रू वेरियस अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, उतनी ही अमाउंट से कोई दूसरे अकाउंट्स जो हैं वो क्रेडिट हो रहे हैं। तो हमने यही बोला होता था ना कि ये टोटल बराबर आना चाहिए, अगर नहीं बराबर आ रहा तो दैट मीन्स कुछ गलती है और हमें वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट हमें यहाँ पर बता रखा है। एक और कंसेप्ट अगर मैं आपको याद दिलवाना चाहूँ तो अगर आपको याद हो तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में
जब अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हमने एंड में बैलेंस शीट बनाई थी। मैंने आपको बैलेंस शीट का व्यू भी बताया था कि बैलेंस शीट की एक एसेट साइड होती है और एक लायबिलिटीज साइड होती है। तो ये एसेट और लायबिलिटीज का टोटल भी बराबर आना चाहिए। तो बैलेंस शीट भी अर्थमेटिक एक्यूरेसी ही चेक कर रही थी, जो ये बता रही थी कि एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर होती हैं हमेशा। अब सॉरी, ये एसेट साइड इधर होती है और ये लायबिलिटीज साइड इधर होती है। तो लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, ये इस तरह से हमारा बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनता था। अब अगर हम बात करें कि ट्रायल बैलेंस जो है वो किस तरह से एक अर्थमेटिक एक्यूरेसी बताने में हमारी मदद कर रहा है, वो हम आज के इस क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक हिंट की फॉर्म में अगर बताना चाहूं कि इसे ट्रायल बैलेंस ही क्यों कहा जा रहा है। देखो, जैसे कोई भी मूवी आती है तो मूवी आने से पहले क्या होता है, उसका टीजर आता होता है ना, एक ट्रायल सा आता होता है ना, हम कहते होते हैं ट्रायल कर कर देखते हैं एक बार, अगर सफल हुआ तो फिर उसके बाद लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ ट्रायल, जो कि ये चेक कर रहा है कि क्या हमारे जो वेरियस अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं, जो वेरियस लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस निकले हैं, वो आपस में बैलेंस बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो बिजनेस की पोजीशन बताती है वो बैलेंस शीट होती है। एक्चुअल जो बिजनेस की पोजीशन बताती है वो क्या होती है, वो बैलेंस शीट होती है, जो कि लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट का परफॉर्मा यूज करते हुए, इस कंसेप्ट को यूज करते हुए एट द एंड ऑफ द सेशन बनाई जाती है। हम लोग क्लासिफिकेशन वाला फेज कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग वाला कर चुके हैं, हम क्लासिफिकेशन वाला कर रहे हैं, करवा रही हूं ना मैं साथ साथ आपको फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी में से। बिल्कुल इसी तरीके से अब जब हम ये लेजर अकाउंट्स वाला कंसेप्ट पूरा कर लेंगे तो हम एक लास्ट फेज पर पहुंचने वाले हैं, जिसमें हमें ये चीज पता लगेगी कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स किस तरह से बेसिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है। तो बैलेंस शीट अभी सिंपल सी बात के लिए सबसे एंड में प्रिपेयर की जाती है, क्योंकि ये एक पोजीशनल स्टेटमेंट है जो पोजीशन बता रही है कि एक फर्म के पास कितनी लायबिलिटीज हैं और कितने एसेट्स हैं। तो ये भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेगी, ये रियल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर कर आपको बताएगी, ये रियल पोजीशन बताएगी। लेकिन इस रियलिटी तक पहुंचने से पहले जो एक बार ट्रायल लिया जा रहा है वो है ट्रायल बैलेंस। तो मुझे उम्मीद है कि ट्रायल बैलेंस का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब हम आज का क्वेश्चन, वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम इसी फर्स्ट क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि किस तरह से ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाएगा और इसका परफॉर्मा किस तरह का दिखेगा। देखो, सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ श्याम सुंदर एंड सन्स। अब ये श्याम सुंदर एंड सन्स मैंने कैसे लिखा, देखो आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो यहाँ बता रखी थी उसमें लिखा हुआ था ना, श्याम सुंदर एंड सन्स ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। तो इसका मतलब हमने इनकी किताबों में जर्नल एंट्रीज पास की, हमने इनकी किताबों में ही लेजर अकाउंट्स बनाए। तो हम जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे वो भी इनकी बुक्स में ही बनेगा। तो इस तरह से ये हेडिंग आ जाएगी, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017। अब ये 31 मार्च 2017 कैसे आया है, तो चलिए इन्हें लेजर अकाउंट्स के जरिए समझते हैं कि ये कैसे आया है। देखो, हमने लास्ट सेशन में बैलेंसिंग करना सीखा था। तो हमने जब बैलेंसिंग की थी तो बेसिकली हमने क्या किया था, मार्च वाला मंथ था और हमने बैलेंसिंग की थी। तो देखो यहाँ 31 मार्च लिखा था ना, बिल्कुल इसी तरीके से मशीनरी की बैलेंसिंग की थी। तो देखो यहाँ पर जब बैलेंसिंग की थी, ये बैलेंसिंग फिगर निकाली थी, तो हमने बैलेंस सीडी 31 मार्च को ही लिखा था ना। तो चाहे हमने आगे, मतलब हमने लिखने तो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस, ये बैलेंस बीडी की फॉर्म में है। क्यों, अमाउंट तो वही है, अमाउंट तो जितनी यहाँ पर निकली है उतनी है ना, अमाउंट में तो कोई चेंज नहीं आया। लेकिन एक्चुअली
कौन सी साइड का सही बैलेंस है उसे पता लगाने के लिए हमने ये कहा है कि बैलेंस बीडी जहां उतरेगा, जहां नया वाला बैलेंस उतरेगा, लेकिन डेट हमने ये वाली लिखनी है क्योंकि ये जो बैलेंस बीडी है वो यहां तक के सेशन के एंड होने तक, मतलब यहां तक का टाइम पीरियड खत्म होने तक का हमें बैलेंस बता रहा है। तो इसीलिए जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है तो हेडिंग क्या दी जाएगी, 31 मार्च वाली, ठीक है, डेट में ये लिखा जाएगा। अब देखो एक बार परफॉर्मा देखते हैं ट्रायल बैलेंस का, फिर देखेंगे कैसे बनेगा। देखो परफॉर्मा है सीरियल नंबर, नेम ऑफ द अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। बहुत ही आसान सा परफॉर्मा है। कुछ एक जगह पर आपको ये सीरियल नंबर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मतलब ये सीरियल नंबर मैं कहूंगी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है तो आप इसे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जरूर होना चाहिए नेम ऑफ द अकाउंट्स, या जिसे कई बार पर्टिकुलर्स भी लिखा हुआ होता है। देन लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो क्यों है, देखो मैं यहाँ पर जैसे शाम की कैपिटल है, शाम की कैपिटल का डेबिट या क्रेडिट जो भी बैलेंस है वो मैं लिखूंगी। अब बाई चांस मुझे ये चेक करना हो कि शाम की कैपिटल लेजर में कहां पर है, तो जब यहाँ पर पेज नंबर लिखा हुआ होगा तो ढूंढना आसान हो जाएगा ना। फोलियो का मतलब आपको क्या बताया है, फोलियो का मतलब पेज नंबर ही बताया है ना एक बार। तो लेजर फोलियो यहाँ पर इसलिए लिखा जाता है, हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा, लेकिन हमें लेजर फोलियो जो है यहाँ पर एक कॉलम बनाना है, जिसका मतलब यही होता है कि जो अकाउंट्स या जिन अकाउंट्स के यहाँ पर बैलेंसेस शो किए जा रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव बैलेंसेस, एक्चुअली उनका लेजर अकाउंट लेजर्स में कहाँ पर, लेजर वाली बुक में कहाँ पर कौन से पेज नंबर पर है ये पता लगा सके, इसलिए लेजर फोलियो यहाँ पर एक कॉलम ऐड किया जाता है, क्योंकि एक्चुअली बिजनेसेस में होता है पेज नंबर, तभी तो ऑडिटिंग वगैरह करने में आसानी होती है, अकाउंट्स ढूंढने में आसानी होती है कि कहाँ पर कौन से पेज नंबर पर अकाउंट है खाता है। अब देखो कुछ इस तरह से मैंने ना नाम लिख दिए हैं, मैंने नाम लिखे हुए हैं, नेम ऑफ द अकाउंट्स कौन कौन से। आपको याद है हमने 14 अकाउंट्स बनाए थे, लेकिन 14 में से एक अकाउंट ऐसा था जो बैलेंस हो गया था। मुझे उम्मीद है कि वो आपको याद रहा होगा कि कौन सा अकाउंट था जो बैलेंस हो गया था। अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, आज के इस सेशन में आपको वो रिकॉल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि जो ये शाम की कैपिटल है उसका बैलेंस कौन सी साइड पर और कितनी अमाउंट आएगी। देखो ये रहा श्याम्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा लेजर अकाउंट है, और ये रहा मेरा क्वेश्चन जिस पर मैंने ट्रायल बैलेंस का जो भी बैलेंस है वो नोट करना है। आपको परफॉर्मा देखकर पता चल रहा है। देखिए शाम की कैपिटल का जो टू या बाय, मतलब जो नया बैलेंस उतरा था, नया बैलेंस इसका कहाँ उतरा था, आपने ये देखना है। जो 1 अप्रैल को हमने न्यू डेट को हमने बैलेंस उतार लिया था, क्यों, क्योंकि इससे हमें एक्चुअल साइड पता चल रही है कि किस साइड का बैलेंस है, डेबिट साइड का है या क्रेडिट का है। तो देखो शाम की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है और अमाउंट कितनी है, 80,000। तो हमने क्या करना है, शाम्स कैपिटल और यहाँ ये क्रेडिट वाली साइड पर 80,000 हमने लिख देना है। आप यहाँ पर ऊपर रुपीज या कई बार यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ी सी लाइन जगह छोड़कर रुपीज यहाँ पर भी लिखा हुआ हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट अकाउंट, नेक्स्ट अकाउंट हमने बनाया था मशीनरी का, तो मैंने यहाँ पर सेकंड नंबर पर मशीनरी लिखा हुआ है। अब मशीनरी का देखो बैलेंस कौन सी साइड पर था। देखो वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये हमारी एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस होगा, तो देखो डेबिट वाली साइड पर ही है और कितना है, 4,000। बस आपको याद क्या रखना है कि जब ऊपर डेट मेंशन करनी है ट्रायल बैलेंस में, ये 31 मार्च, तो आपने ये इसके अकॉर्डिंगली लिखना है, मतलब जिस महीने को क्लोजिंग की गई है, लेजर अकाउंट्स क्लोज किए गए हैं, वो वाली डेट लिखनी है। लेकिन किस साइड का बैलेंस है और अमाउंट क्या है वो आप नेक्स्ट जो उतारते हो, वह अमाउंट तो सेम ही है, लेकिन किस साइड का बैलेंस है उसके लिए आपको जो बैलेंस नई डेट को उतर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो देखो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो
डेबिट साइड पर है, वो कैरिड डाउन वाला है, हमने ब्रॉड डाउन की बात की थी, तो ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर है और अमाउंट कितनी है 4000। तो मशीनरी डेबिट साइड पर लिख दीजिए, डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में लिख दीजिए 4000। ठीक है, अब देखिए मशीनरी के बाद था कैश का अकाउंट। अब कैश का जो अकाउंट है, जब हमने उसकी बैलेंसिंग की थी तो देखो डेबिट में ही उसका निकला था, 2 वाली साइड पर निकला था, और कितना बैलेंस था 64750। तो लिख दीजिए 64750। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया। अब देखो, अब एक ऐसा अकाउंट आ गया है जिसकी हमने बैलेंसिंग नहीं की थी। बोला था ना आपको कि सेल की, परचेज रिटर्न की, सेल रिटर्न की, और जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं इनकी हमने बैलेंसिंग नहीं करनी है, अभी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये खाते बंद हो जाते हैं जब इन्हें ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स हैं, ये सेशन खत्म होने पर बनते हैं। अभी तो हमारा मार्च वाला सेशन चल रहा है ना, तो अभी अगर ये 31 मार्च है, हमें क्लोजिंग करने के लिए कहा नहीं है, लेकिन अगर हम करना चाहें तो अब जैसे 31 मार्च है, हमें वैसे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि कंपनी अपनी बुक्स जब है कब क्लोज करती है, क्योंकि कुछ ऐसी होती हैं जो अप्रैल से मार्च तक का सेशन कंटिन्यू करती होती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर फॉलो करती होती हैं। तो हमें क्वेश्चन साइलेंट है ना, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम इसे क्लोज हमने नहीं किया था। तो लेकिन अब क्योंकि परचेजेस हैं, अब आपको थोड़ा सा खुद दिमाग लगाकर सोचना पड़ेगा कि अगर इसका ये बैलेंस यहाँ मतलब एंट्रीज पोस्ट की हुई है हमने, अगर मैं इसका बैलेंस निकालती या निकालता तो टोटल इस साइड पर होकर आता, सीडी इस साइड पर निकलता, और क्रॉस कर कर हम बीडी इस साइड पर उतारते, तो दैट मीन्स डेबिट साइड पर ही बैलेंस निकलता ना। तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने डेबिट साइड पर परचेजेस का अमाउंट लिखना है, डेबिट वाले कॉलम में लिखना है, और अमाउंट कितनी लिखनी है, क्योंकि इस साइड पर कुछ भी नहीं है, तो आपने सिर्फ इनका टोटल कर लेना है। अब इसका टोटल लगाओ कितना बन रहा है, देखो ये आपके पास 88,000 का बैलेंस निकल रहा है। ये आपने रफ में कैलकुलेट कर कर देखना है। ठीक है, 88,000 का आपके पास ये टोटल परचेजेस का निकल रहा है। अब आप क्या करोगे, परचेजेस में डेबिट साइड पर 88,000 लिख दो। ठीक है, रिमेंबर मैं फिर से बता रही हूं कि ये एट द एंड ऑफ द सेशन क्लोज किए जाते हैं। हमें क्वेश्चन साइलेंट है क्योंकि अभी मार्च में ही तो उसने कमेंसमेंट की है, तो 31 मार्च को ही क्लोजिंग फिजिबल सा नहीं लगता ना, तो इसीलिए मैंने इसको क्लोज नहीं किया है, हमने जस्ट इसे इस तरह से ट्रायल बैलेंस में शो कर दिया है। अब अगर हम आगे मूव ऑन करें तो देखते हैं आगे कौन सा लेजर अकाउंट है। आगे देखो रघु का अकाउंट था, लेकिन रघु का अकाउंट तो बैलेंस हो गया था, है ना, इसमें तो कोई बैलेंस सीडी बीडी निकला ही नहीं था, तो हम इसे छोड़ देंगे। अब आप बात करेंगे दिलीप के अकाउंट की। दिलीप का अकाउंट एग्जिस्टेंस में अभी भी है, बैलेंस चल रहा है, और बैलेंस कौन सा चल रहा है, देखो क्रेडिट वाला, क्योंकि बैलेंस बीडी क्रेडिट वाली साइड पर है, और अमाउंट कितनी है 15,000। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर दिलीप क्रेडिट और यहाँ पर उसके सामने 15,000 लिख देना है। आगे अब आगे देखो परचेज रिटर्न है। अब ये फिर से इसे क्लोज तो हमने किया नहीं था। अब देखो ये 4,000 यहाँ है, यहाँ सीडी निकलेगा, बीडी यहीं पर निकल आएगा, तो 4,000 क्रेडिट साइड पर लिख दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये 4,000 परचेज रिटर्न का यहाँ आया। अब देखते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड वाला। देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड फिर से वही, जैसे परचेज रिटर्न इस साइड पर था तो इसी साइड पर निकला, क्योंकि सीडी इधर निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर इधर निकलेगी, क्रॉस उतरेगी तो इधर वाली साइड ही उतर जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट साइड का बैलेंस दिया हुआ है, ये इधर सीडी निकलेगा, क्रॉस होकर इधर वाली साइड पर ही निकल आएगा, तो 650 का हमने डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड पर ही लिख देना है। अब बात करते हैं महेश चंद एंड कंपनी वाले की। तो देखो महेश चंद एंड कंपनी
ये डेबिट में हमें बैलेंस शो कर रहा है 10400 का। तो महेश चंद एंड कंपनी डेबिट में 10400। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेजर अकाउंट की। अब देखो सेल्स है, सेल्स भी नहीं टोटल था, तो हम अगर इसे टोटल करें तो इसका बैलेंस सीधी इधर निकलेगा, क्रॉस उतारेंगे तो फिर से इधर वाली साइड ही, तो जस्ट आपने इसका टोटल कर देना है। अब आप इसका अगर टोटल करोगे तो ये 73400 आएगा। तो आपने क्या करना है, सेल्स को यहां पर 73400 क्रेडिट में, क्रेडिट वाले बैलेंस में कॉलम में लिख देना है। अब बात करते हैं डिस्काउंट अलाउड की। डिस्काउंट अलाउड डेबिट में है और क्रेडिट में सीडी निकला, बीडी इधर निकला, तो डिस्काउंट अलाउड 200 आपने यहां पर डेबिट वाले में लिख देना है। अब बात करते हैं रेंट की। तो देखो रेंट का फिर से डेबिट वाली साइड पर ही दिया हुआ है, तो इधर सीडी और इधर बीडी, तो आप 1500 डेबिट वाला यहां पर लिख दोगे। अब बात करते हैं कमीशन की। कमीशन क्रेडिट है तो इसका इधर सीडी निकलेगा और बीडी इधर ही निकल आएगा 2000 रुपीज का, तो कमीशन 2000 क्रेडिट में आ जाएगा। अब बात करते हैं ड्राइंग्स की। तो देखो ड्राइंग्स का आपको बैलेंसिंग कर बताई थी, क्योंकि ये एक पर्सनल अकाउंट था और आपको बताया था पर्सनल अकाउंट्स की बैलेंसिंग करते हैं। तो देखो इसकी बैलेंसिंग 6200 डेबिट में ही निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को यहां पर 6200 लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। अब देखो, अब आपको मैंने लास्ट वाला यहां पर क्या लिखा है, टोटल। मतलब अब आपने क्या करना है, अब आपने अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है। आपने अब टोटल लगाकर देखना है कि ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर आ रहा है या नहीं। देखो बिल्कुल बराबर आ रहा है। जितना डेबिट का बैलेंस है टोटल, उतना ही क्रेडिट बैलेंस का टोटल भी आ रहा है। तो यहाँ पर हेंस प्रूव होता है कि हमारा जो डबल एंट्री एस्पेक्ट था, हमारा जो डबल एंट्री एस्पेक्ट था, जो कि ये कहता था कि डेबिट जितना हमने किया है उतना ही क्रेडिट भी होना चाहिए, तो वो बिल्कुल उसके बराबर आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या वाकई में हमें सॉल्यूशन में भी यही टोटल बता रखा था या नहीं, एंड ये बैलेंसेस चेक करते हैं। फिर उसके बाद एक और अच्छी चीज आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताऊंगी। देखिए बिल्कुल उतना ही टोटल है और आपको डिफरेंट लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस भी बता रखे हैं कि डेबिट वाले किसके हैं और क्रेडिट वाले किसके हैं। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि हमने यही अमाउंट्स, यही अकाउंट्स इसी तरह से डेबिट और क्रेडिट में लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। अब देखो एक अच्छी बात जो मैंने आपको बतानी थी, कई बार क्या होता है, हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती से डेबिट में जो बैलेंस लिखना हो उसे क्रेडिट में, या क्रेडिट में जो लिखना हो उसे डेबिट में लिख देते हैं, तो हमारा जो टोटल है वो सही नहीं आता, गलत आता है। तो उस केस में हमें एकदम फटाफट से क्या करना चाहिए, एक बार हमें ये चेक करना चाहिए कि जो यहाँ नेचर ऑफ अकाउंट्स हमें दिए हुए हैं, जिनके हम चेक कर सकते हैं जल्दी जल्दी, उनके हमें बैलेंसेस अपने आप चेक कर लेने चाहिए, बजाय कि हम पहले लेजर अकाउंट्स में ढूंढे कि कौन सा अकाउंट कहां पर था, मैंने टोटल सही लिखा है या नहीं लिखा, क्योंकि वो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा अगर हम शुरू से ऐसा चेक करने लग जाएं। देखो जैसे कैपिटल है, मैंने आपको बहुत बार ये बता दिया कि कैपिटल लायबिलिटी होती है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसे आपने क्रेडिट में ही लिखना है, डेबिट में कभी भी नहीं लिखना है। बिल्कुल इसी तरीके से ये मशीनरी, कैश, इवन परचेजेस गुड्स से रिलेटेड है ना। हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन वाला कंसेप्ट किया था तब हमने क्या समझा था कि गुड्स हमारी एसेट होती हैं, तो परचेजेस एक तरीके से हमारी आने वाली एसेट है। हम जब भी परचेजेस करते हैं तब हम डेबिट करते हैं, तो इसका मतलब इनका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए। ये हमारी एसेट्स हैं तो हमने इन्हें डेबिट ही शो किया है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो दिलीप है, अब दिलीप को लेकर आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ये कंफ्यूजन हो सकती है कि ये दिलीप हमारा डेटर बना था या क्रेडिटर बना था। तो इसके लिए आपको लेजर अकाउंट्स देखना पड़ेगा या आपको ट्रांजैक्शन देखनी पड़ेगी कि अगर आपने दिलीप से परचेज किया था तो ऑब्वियसली है कि दिलीप आपका क्रेडिटर होगा, अगर क्रेडिटर है तो क्रेडिटर का
क्रेडिट बैलेंस होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अब बात करते हैं परचेज रिटर्न की। देखो परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कभी भी ये डेबिट में नहीं लिख देनी है परचेज रिटर्न। अब अगर हम बात करें डिस्काउंट रिसीव्ड की, देखो जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो ये हमारा फायदा होता है। ये आपको जर्नल एंट्रीज में बहुत बार ये बात समझाई हुई है। तो अगर डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा फायदा है तो अब नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो, क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट ने के रूल ने हमें पहले बता दिया था कि ये क्रेडिट होना चाहिए, तो देखो हमने क्रेडिट में ही लिखा है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो महेश चंद एंड कंपनी, इस पर फिर से वो दिलीप वाला रूल ही लागू होगा। आपको चेक करना पड़ेगा या ट्रांजैक्शन में देखना पड़ेगा कि अगर इसे हमने सेल की थी तो ये हमारा डेटर बना होगा और डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है। फिर देखिए सेल्स। अब जब गुड्स आती हैं तो हम परचेज करते हैं, हम डेबिट बैलेंस शो करते हैं। जब गुड्स सेल होती हैं, जाती हैं, तो हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं हमेशा। ये बातें आपको जब जर्नल एंट्रीज समझाई गई थी तभी ये बहुत अच्छे तरीके से चारों के चारों कंसेप्ट, गुड्स के चारों कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए थे। अब जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा फायदा था तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली हमने उसे क्रेडिट किया था। डिस्काउंट अलाउड हमारा नुकसान है, मुझे कम पैसे मिल रहे हैं मेरे डेटर से, तो नुकसानों को हम डेबिट करते हैं। रेंट मेरा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो रेंट डेबिट हुआ। कमीशन मेरी इनकम थी, कमीशन रिसीव हुई थी और इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं। ड्रॉइंग्स एक तरीके से नुकसान है ना फर्म का, या फर्म की तरफ से जा रहा है ना, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बिजनेसमैन ने ये विड्रॉ की हैं तो ये बाहर जा रही हैं। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर एक्चुअली बिजनेसमैन ने जो निकलवा लिया है वो हमारा एक तरीके से लॉस है, तो इसलिए हमने इसे डेबिट कर दिया। यहां पर बात की थी बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो गिवर था तो वो क्रेडिट हुआ। यहां पर वो रिसीवर है क्योंकि वो ये पैसा रिसीव कर रहा है और हम डेबिट द रिसीवर करते हैं, तो इसलिए डेबिट बैलेंस में ड्रॉइंग्स को शो किया गया, क्योंकि ड्रॉइंग्स और कैपिटल दोनों पर्सनल अकाउंट में कवर होती हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगाकर आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो। देखो बहुत हद तक जो ट्रायल बैलेंस का भी कंसेप्ट है ना, वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब जब हम ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट समझेंगे तो आपको एटलीस्ट ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।